ओके, फटाफट से जरा साइंस का रिवीजन करेंगे। कल जो तीनों को पेपर मिला था, आपके रेयान को, एलआरटी को और एनएचपीएस को, विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन ऑन द सेम, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो रेयान का पेपर है, द डिस्टेंस डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली देखो आपका एक प्रोटोजोआ है और इंसेक्ट, तो इंसेक्ट डेंगू में मस्क्यूटो एज एन इंसेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डेंगू जो है वो वायरस रिलेटेड डिजीज है, वो प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है। वो वायरस रिलेटेड डिजीज है तो ये स्प्रेड से तो इंसेक्ट से हो रहा है, लेकिन जो जा रहा है अंदर वो वायरस है, इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर रहा। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ है, ठीक है, और इंसेक्ट भी है। इंसेक्ट मतलब आपका मस्क्यूटो, ठीक है। कौन सा प्रोटोजोआ है बाय द वे? मलेरिया, एनीवन? नहीं नहीं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये आपका भाई साहब प्रोटोजोआ है जो मलेरिया में जाता है, ठीक है, फॉर मलेरिया। ऑल्दो इट इज स्प्रेड बाय मस्क्यूटोज एज एन इंसेक्ट, ठीक है। पोलियो अगेन वायरल डिजीज है, ये आपका वायरल डिजीज है भाई साहब। मीजल्स भी आपका वायरल डिजीज है, ठीक है। इन सब के आपको इन सब के वैक्सीनेशन आपको लग जाते हैं, डेंगू को छोड़कर। पोलियो का, मीजल्स का आपको वैक्सीनेशन बचपन में ही लग जाता है। दैट्स द रीजन यू, ये दोनों भी डिजीजेस इंडिया में ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, इक्के दुक्के केसेस मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलियो का रिपीटेड वैक्सीनेशन है, मतलब 5 साल की उम्र तक हर साल में आपको उसको खिलाना पड़ता है, और कई बार लोग मिस कर जाते हैं, मिस कर जाएंगे तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेगुलर वैक्सीनेशन है, जैसे मीजल्स का एक ही बार लगता है, लेकिन पोलियो का बहुत बार आपको वो ओरल वैक्सीनेशन देना पड़ता है, इसलिए घर घर में आकर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। इसीलिए आपके पब्लिक प्लेसेस में, जैसे आपका बस स्टॉप हो गया, मंदिर हो गए, यहाँ पे आप देखोगे वो डब्बा लेकर बैठते हैं, है ना, वो क्योंकि लोग भूल जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी गोइंग ऑन, ओके। सो मलेरिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ अ प्रोटोजोवन, जिसका नाम क्या है भाई साहब? प्लाज्मोडियम। इट इज स्प्रेड इन हेल्दी इंडिविजुअल्स बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मस्क्यूटो है वो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो है, ठीक है, कैरिंग प्लाज्मोडियम इन देयर माउथ और सलाइवा। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑब्वियसली क्या बोलेंगे हम इसको? क्रस्ट, ठीक है। The outermost layer of the earth is called crust. It is also called earth's crust. Which of the following materials is used in electroplating to make objects appear shining? ठीक है, जैसे अगर आपको देखोगे, आप जो कार, ये बाइक्स के जो मेटल प्लेट्स होते हैं, उसमें क्रोमियम प्लेटिंग होती है, क्रोमियम, उसको शाइन देने के लिए, ठीक है, मेटल को शाइन देने के लिए क्रोमियम चढ़ाया जाता है उसको, ठीक है। Chromium is used for electroplating to make objects appear shining because chromium has a shiny appearance and it resists scratches. तो क्रोमियम, मेटल्स में आप स्क्रैचेस मार सकते हैं, जैसे मेटल है, इसमें स्क्रैच मार दिया तो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें क्रोमियम चढ़ा देंगे आप तो स्क्रैच मारने से भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्रोमियम का पर्दा लगता है, ओके। अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरियल डिजीज। इन्फ्लुएंजा, जो कॉमन कोल्ड और कॉफ होता है वो आपको, दैट इज बेसिकली अ वायरल डिजीज। डिसेंट्री, ये अमोइबिक डिसेंट्री जिसको हम बोलते हैं, अमोइबा की वजह से होता है। हालांकि अमोइबा देखो बैक्टीरिया नहीं है, ना ही ये वायरस है, लेकिन अगर पानी के साथ या फूड के साथ ये हमारे अंदर आ जाता है तो वो क्या करेगा? हमारा खाना खाएगा ना, उसको तो जिंदा रहना है ना भाई, ठीक है। इट हैज इंडिपेंडेंट लिविंग, वो इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो कहीं भी पानी होने से हमारे अंदर आ सकता है, और अगर आ गया तो वो जिएगा कैसे? तो इसीलिए तब हमारा डिसेंट्री चालू होता है। सो इट इज अमोइबिक डिसेंट्री। कॉलेरा आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, ऑल दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। तो इकलौता इन्फ्लुएंजा आपका क्या है? वायरल डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लू। कुछ सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या होता है भाई साहब? आपका हाई फीवर होता है, ठीक है, सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है भाई साहब, ठीक है, हेडेक, कॉफिंग एंड मसल पेन, ठीक है। टाइफॉइड, डिसेंट्री एंड कोलेरा आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे डिसेंट्री कभी कभी अमोइबा की वजह से भी होता है और कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, ठीक है। अमोइबा एक टाइप की डिसेंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं अमोइबिक डिसेंट्री, अमोइबिक डिसेंट्री, ये अमोइबा की वजह से होता है। अदरवाइज डिसेंट्री इज आल्सो ड्यू टू बैक्टीरिया एज वेल, ठीक है। अमोइबा कुछ नहीं है, अमोइबा इज नीदर अ बैक्टीरिया नॉर अ वायरस, इट इज एन इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग। वो इंडिपेंडेंट है, वो पानी में अपने आप सरवाइव करने के काबिल है, लेकिन वो इतना छोटा है कि हम उसको देख, मतलब हम अगर पानी पी रहे तो अमोइबा को नहीं देख पाएंगे ना, उसमें वो रह गया तो हमारे सिस्टम में अगर वो आ जाएगा
तो उसको भाई साहब अपना खाना निकालना पड़ेगा, तब वो भाई साहब हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। अदरवाइज इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज नॉट अ वायरस एज वेल। ठीक है, जस्ट बिकॉज इट कम्स इनटू आवर सिस्टम, तो ऑब्वियसली उसको जिंदा रहने के लिए हमारा नुकसान करना पड़ता है। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, अदरवाइज इनहेरेंटली इट इज नॉट अ बैक्टीरिया और अ वायरस। चलिए भाई साहब NHPS के सवाल हम करते हैं कुछ। ठीक है, NHPS में फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है भाई साहब? प्रेशर का फॉर्मूला इन अ लिक्विड क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू H रो G, मतलब हो गया हाइट, हाइट जिसको अपन बोल सकते हैं डेप्थ, हाइट को अपन डेप्थ भी बोल सकते हैं। रो हो गया भाई साहब डेंसिटी, ये तो कांस्टेंट हो गया किसी लिक्विड का। ठीक है, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसका हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी तो वाटर का है, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। जी की वैल्यू भी सारे पॉइंट्स के लिए कांस्टेंट होगी, वेरी जो करेगी वो है एच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाइट किसका भाई साहब? सी का। तो हम यहां पे बोलेंगे प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ठीक है, सो विच ऑप्शन दिस विल बी? प्रेशर एट सी, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई साहब। प्रेशर एट सी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, दिस ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ठीक है, ओके, द आउटर मोस्ट लेयर फर्स्ट। चलिए तो अपन ने कर लिया था। LRT का देखते हैं भाई साहब। ओके, LRT को ये पेपर दिया था, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल। तो अगर हम ऑयल अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। ऑयल एक स्मूथ सरफेस है, द रीजन वाई ऑयलिंग इज डन ऑन मशीन पार्ट्स इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, फ्रिक्शन बिकॉज ऑयल एक क्या है? ऑयल का प्रॉपर्टी है, इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। ओके, आउटर मोस्ट तो क्रस्ट हो गया भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग? अगेन क्रोमियम। ठीक है, is used for electroplating to make objects shining. Which of the following statements is correct regarding rods and cones in human eyes? ठीक है, cones basically are sensitive to bright light. cones जो है आपके bright light को sensitive है। जो आपके nocturnal elements होते हैं, जैसे आपका owl हो गया या bats हो गए, इनको रात को नहीं दिखता है, सॉरी दिन में नहीं दिखता है, बिकॉज इनके cones जो है वो काफी कम है, इनके rods ज्यादा हैं। ठीक है, they have got more rods than cones, काफी ज्यादा हैं। इसीलिए आउल जो रात में बहुत दूर तक अपने शिकार को अंधेरे में देख सकता है, वो दिन में देख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो कोन्स हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट वो बहुत कम है दिन में, इसलिए वो दिन में ऑलमोस्ट अंधे हो जाते हैं। ठीक है, रात में बहुत दूर तक देख पाते हैं, क्योंकि रॉड्स आर बेसिकली यूज्ड टू सी इन डिम लाइट। ठीक है, तो इनकी रॉड्स की मात्रा काफी ज्यादा है। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दे सेंस कलर, हाउएवर, और ज्यादा करके जिनका कोन्स कम होगा वो अंधेरे में नहीं देख पाएंगे और वो कलर को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट विजन होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, दे विल ऑलमोस्ट हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट विजन। कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कोन्स आर ऑल्सो द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ कलर। ठीक है, अगर कोन्स किसी भी एनिमल में कम होते हैं तो वो कलर ब्लाइंड होगा और वो रात को देख पाएगा लेकिन दिन को नहीं देख पाएगा। जैसे आपके आउल्स हो गए, आउल्स, उस दिन मैं जा रहा था, एक आउल मतलब बैठा हुआ था, वो एकदम कंफ्यूज बैठा हुआ था, उसको दिख नहीं रहा था शायद, और लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी पेड़ में, उसको दिख नहीं रहा है, वो उड़ नहीं पा रहा है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है इतना धूप में। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके कोन्स बहुत कम है एंड दैट्स द रीजन इज नॉट एबल टू सी इन व्हाइट लाइट। ठीक है, लेकिन रात को वही देखो, बहुत दूर तक, तुमको जहां तक ना दिखे उससे 4 गुना दूर उनको दिखेगा। ठीक है, कोई माउस, कोई उनको जो शिकार है वो उनका दिख जाएगा, आउल्स को बहुत दूर तक दिखेगा। ठीक है, हाँ, कोन्स कलर भी डिटर्मिनेशन करते हैं और व्हाइट लाइट को सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट में ये सेंसिटिव है और कलर डिटर्मिनेशन भी करते हैं। ठीक है, जिन एनिमल्स में कोन्स कम होंगे वो दिन के टाइम पे कम देखेंगे और कलर डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर पाएंगे। आप नीला पहने ये व्हाइट पहने ऐसा नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, सब ब्लैक एंड व्हाइट विजन होगा। हाँ, वो हर टाइम पे ही होगा, कलर डिस्टिंग्विशिंग रहेगा ही नहीं उनका। ठीक है, ब्राइट लाइट में वो नहीं देख पाएंगे, वो जनरली, दीज आर जनरली नॉक्टर्नल एनिमल्स, मतलब रात को दिखने वाले एनिमल्स। ठीक है, ओके, इन द फिगर अ बॉय इज पुशिंग द बॉक्स राइट टू लेफ्ट, द फोर्स, तो भाई साहब आपका बॉय जो है
वो पुश कर रहा है कहां से भाई साहब, राइट टू लेफ्ट, तो फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट करेगा, इसके ऑपोजिट में, दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो फ्रिक्शन विल बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ना 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 ना, ठीक है, इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द ऑपोजिट सेंस, दैट इज लेफ्ट टू राइट। हाँ वो गलत दिया है, एरो इधर होगा, ठीक है, क्लियर है, ये गलत कर दिया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं होगा एक्चुअली, ये आपका हाँ ये एरो इस तरफ है, ये होना चाहिए था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। We can see a non-luminous object when the light emitted by the object falls on the eye, completely passes through the object, is reflected from the, तो non-luminous object है जो लाइट नहीं एमिट करता। इस दीवार को हम कब देख पा रहे हैं, कब देख पा रहे हैं, जब लाइट जला रहे हैं, ठीक है, तो लाइट उस पर फॉल करेगा, रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचेगा, तब हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है। जैसे इसको देखने के लिए इसके ऊपर लाइट गिरने की जरूरत नहीं है, इसकी खुद की लाइट है, इट इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, सन, स्टार्स, दीज आर ऑल luminous objects, we are able to see them because of their own light, whereas non-luminous objects we can only see them if they reflect the light which is falling upon them, ठीक है, तो we can see non-luminous objects when the light is reflected from the object towards our eye, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। रैन का क्वेश्चन है, नहीं यार रैन का नहीं है, ये एनएचपीएस का है, एक मिनट, okay, which of the following statements is correct regarding rods and cones in the human eye, ऐसे हो गया भाई साहब, चलिए ये भी हो गया भाई साहब। we can see aquatic animals in which fertilization occurs in water as said to be occurs in water, ये कौन से aquatic animals हो जाएंगे भाई साहब, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब जैसे फ्रॉग्स, इनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इनके शरीर के बाहर हो रहा है, इन वाटर, ठीक है, so an example is basically frog, ठीक है, तो aquatic animals in which fertilization happens outside their body in water is known as external fertilization, ठीक है, fertilization occurs in water are oviparous, ये ज्यादा करके क्या हो जाएंगे भाई साहब, oviparous, अंडे देने वाले, and external fertilization, they lay their eggs and release sperms outside the body in water for the fertilization to take place, the young one top is formed outside the body in water, ठीक है, from the zygote formed inside eggs, ठीक है। Sham was cooking potato curry on a chula. To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside. क्यों? तो ये जो कॉपर वेसल है ये बाहर से काला क्यों हो रहा है? Because of sooty flame. और सूटी फ्लेम कब होता है? सूटी फ्लेम when incomplete combustion of fuel. Incomplete combustion of fuel. किसी भी फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा तो सूटी फ्लेम होगा, ठीक है, तो अगर बर्तन काले हो रहे बहुत ज्यादा तो आपके गैस बर्नर में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि गैस का जो चूल्हा होता है वो आपने देखा रहेगा ऐसा होता है, वैसा ये होल्स क्यों होते हैं, इसमें से गैस निकल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, किसी भी बर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए उसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो बर्निंग प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसको ऑक्सीजन लगेगा, ये जो गैस आ रहा है दिस हैज टू बी कंटिन्यूअसली सप्लाइड विद ऑक्सीजन। If however there are blockages, अगर कचरा जमा हो गया है तो बराबर से इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और तभी ये फ्यूल धुआं ज्यादा करेगा, और अगर धुआं ज्यादा करेगा तो बर्तनों का काला होना चालू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट विल बर्न विद अ सूटी फ्लेम। और ये कब होता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट कंबस्टन कब होता है भाई साहब? इन हम बोल सकते हैं भाई साहब इन शॉर्टेज ऑफ एयर सप्लाई, इन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई का शॉर्टेज में, ठीक है, तो यहां पे क्या रहा, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल कॉपर वेसल वाज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ये इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा था। ओके, एनएचपीएस एक्वाटिक एनिमल्स, चलिए तो हो गया। अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड की भाई साहब कितनी होगी भाई साहब? 20,000 से ज्यादा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे मतलब इंफ्रासाउंड हो गया, 20,000 से ज्यादा मतलब अल्ट्रासाउंड, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन उड़ीसा। उड़ीसा बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट के बहुत दूर है, हमारे इंडिया में जो टेक्टोनिक प्लेट है वो नियर हिमालयस है, उड़ीसा काफी दूर है, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन उड़ीसा। द मोस्ट थ्रेटेंड एरियाज
सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग एरियाज फॉर अर्थक्वेक्स आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, ठीक है, एंड द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रैन ऑफ कच्छ, ठीक है, राजस्थान, इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये सब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। आप जब भी सुनेंगे अर्थक्वेक आया, दिल्ली में आया, थोड़ा सा ऐसा सुनेंगे, या राजस्थान में ऐसा सुनेंगे, ठीक है, यू विल नेवर हियर डाउन साउथ, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बहुत करीब हैं। आप जितना टेक्टोनिक प्लेट्स के करीब जाते जाएंगे उतना अर्थक्वेक, जैसे जापान इज अ फ्रीक्वेंट कंट्री फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय अर्थक्वेक्स, ठीक है, तो उड़ीसा इज वन ऑफ देम विच इज वेरी ओके। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा लाउडनेस? ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, ओके, when its amplitude is large and sound will be soft when its amplitude is small, okay। morning star is the name given to planet Venus, ये सबसे चमकता हुआ planet है, ठीक है, हम इसको naked eye से भी देख सकते हैं, we do not need a telescope to see it, ठीक है, we can see it, आप इसको देख सकते हैं, Venus को आप देख सकते हैं, और ये जनरली आपको संध्या के समय या सुबह के टाइम पे भी बहुत ब्राइट स्टार जैसा अपीयर होगा, ठीक है, इट इज एक्चुअली वीनस, ठीक है, वीनस इज नॉन लुमिनियस, ये चमक रहा है क्योंकि उसके ऊपर सन की लाइट आ रही है, ठीक है, ओके। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर व्हिच गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस इज ऑब्वियसली क्या? जाइगोट, ठीक है, तो आपका स्पर्म्स और एग्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, डिवीजन होता गया, एंड फाइनली जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच विल लैंड अप इन द यूट्रस, ठीक है। An electroscope is a device which is used to find if an object is charged, magnetic, free of cracks or तो charge, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप कैसा होता है भाई साहब? दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोस्कोप इज, ये आपका एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, आप यहाँ पे भाई साहब ये ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल्स होंगे ये पतले से, और यहाँ पे ऐसा एक ये रहेगा, जैसे आप किसी चार्ज बॉडी को लाते हैं, समझ लो ये चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, अगर इधर माइनस चार्ज होगा तो ऑपोजिट साइड में क्या डेवलप होगा? प्लस, और ये प्लस और प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो पहले ये ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे आप चार्ज बॉडी को लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो चार्ज बॉडी को जैसे आपने लाया तो ये रिपेल किया, इसका मतलब ये बॉडी चार्ज है, अगर बॉडी न्यूट्रल है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगी, दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोस्कोप। सो एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट whether an object is charged or not. It consists of closely placed two metallic strips. ये मेटालिक स्ट्रिप्स आपके जनरली एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है, when both the strips are charged with similar charges they repel each other, और ये कब होगा? जब सामने आपने कोई चार्ज बॉडी लाया हो, अगर समझ लो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लाई हो तो इसके हेड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव, और ये इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव, ठीक है, और जैसे पॉजिटिव पहले तो ऐसे लुस्त पुस्त है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो ये पट ऐसे हो जाएंगे, because they will repel each other. So the repulsion confirms that that body is charged. The repulsion of these metallic foils will confirm that the body which you have brought close to the electroscope is charged. You will not touch the electroscope. इसको टच नहीं करेंगे, ऐसे ही चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, ओके, इसको इंडक्शन द्वारा चार्ज बोलते हैं हम, ओके। इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अंदर, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज internal fertilization. This process is known as internal fertilization, ठीक है। The development of fertilization takes place in the uterus. The embryo gets embedded in the wall of the uterus. Okay. Explain how does lightning conductor protects a building from getting struck by lightning? ये कैसे होगा भाई साहब? Lightning conductor does not charge allow the charge to accumulate in a building. तो आपका ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे जनरली एक लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे रहता है और इसका अर्थिंग के साथ कनेक्शन रहता है, तो जैसे इस पे लाइटनिंग गिरती है या चार्जेस गिरते हैं, ये चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होंगे, ये सीधा ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो बिल्डिंग में लगा हुआ होता है, इट डज नॉट अलाउ द चार्ज टू एक्यूमुलेट, जमा होने नहीं देता है ऑन अ बिल्डिंग, एंड ट्रांसफर ऑल द चार्जेस टू द अर्थ, ये सारे चार्जेस को अर्थ में ट्रांसफर कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? अर्थिंग। प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग फ्रॉम बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग, तो ये बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। What does this figure represent? यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? हाँ, अमोइबा का फिजन हो रहा है, ठीक है, द प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज फिजन। फिजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. The figure represents binary fission. On dividing a nucleus in parent amoeba, the single cell parent amoeba divides to form two daughter cells and develop into two independent amoebae, ठीक है, क्लियर है? इसको अपन बाइनरी फिजन बोलेंगे।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन से भाई साहब स्पीशीज मेंटेन्ड होती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, इट इज अ मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ अ स्पीशीज। एक स्पीशीज का मल्टीप्लीकेशन होना उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। So that is the importance of reproduction. अल्ट्रासाउंड इधर कर चुके, लाउडनेस ऑफ साउंड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? लेमन जूस कंडक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर है, ठीक है। लेमन जूस में एसिड है, एसिड जो होगा वो फीबली चार्ज होगा, ठीक है। एसिड जब वाटर में अपन डिसॉल्व करते हैं, एसिड प्लस वाटर, दिस विल फॉर्म आयंस, भले ही कम लेकिन होगा, ठीक है। ओके, विनेगर ये भी एसिड है, ठीक है। जो भी खट्टा होता है वो एसिड होता है, ठीक है। लेमन जूस खट्टा होता है, एसिड होगा। विनेगर खट्टा है, वो भी एसिड होगा, ठीक है। सो इट विल फॉर्म आयंस, और जहां पे भी आयंस बनेंगे वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। टैप वाटर और वेजिटेबल ऑयल। टैप वाटर मतलब जो पानी आपके नल से आ रहा, और नल का पानी शुद्ध नहीं होता है, इट्स नॉट डिस्टिल्ड वाटर। अगर यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर होता तो इट वुडंट हैव कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए देखो, जब हम इन्वर्टर वगैरह में, बैटरी वगैरह में पानी डालते हैं तो अलग से डिस्टिल्ड वाटर मिलता है हार्डवेयर की दुकान में डालने के लिए, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है। उस डिस्टिल्ड वाटर को डालना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ना हो। आप गाड़ियों में भी जब पानी डालते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है। टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि उसमें डिसॉल्व मिनरल्स रहते हैं, थोड़े बहुत एसिड्स भी डिसॉल्व रहते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ऑयल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयंस। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ये कभी आयंस बनाएंगे नहीं। तो वेजिटेबल ऑयल इज द वन विच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल देखते हैं यहाँ पे। Why is tin electroplated on iron to make cans for storing food? ठीक है, electroplating of tin is done in iron to make cans for storing food because tin is less reactive than iron. अभी होता क्या है, यहाँ पे समझ लो, आयरन का एक वेसल है, इसमें आपने कोई फूड स्टोर किया, फूड में आपने समझ लो एसिड यूज किया है, वेजिटेबल ऑयल यूज किया है, एसिड मतलब विनेगर वगैरह यूज किया है आपने, और ये जो एसिड है वो क्या करेगा भाई साहब, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड विल रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन अगर होगा तो फूड तो खराब हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। फूड में जो एसिड है, प्रिजर्वेटिव है, वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो फूड तो खराब हो जाएगा ना, इसीलिए उसको टिन से हम कवर करते हैं। टिन से मतलब इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। टिन से इलेक्ट्रोप्लेट करने का मतलब या मकसद क्या है, क्योंकि टिन बहुत लेस रिएक्टिव है, वो एसिड के साथ उतना रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन जितनी जल्दी रिएक्ट करेगा उतना जल्दी टिन रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत स्लो कर देगा, ठीक है, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कोटिंग ऑफ टिन प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड thus प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो हम आयरन के स्टोरिंग वेसल को टिन से कवर कर देते हैं या इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, बिकॉज आयरन विल शो अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एनी एसिड विच माइट बी प्रेजेंट इन द फूड, because iron is a reactive metal and if it reacts with an acid it will liberate hydrogen gas, so thus the food will be spoiled, okay. But tin is less reactive than iron and hence the reaction will not happen, okay. Name the part of the eye which gives color, okay, which gives it distinctive color. It is the part, iris is the part of the eye, हमारे आंखों का जब कलर होता है वो आयरिस की वजह से होता है, ठीक है। What precautions would you take if lightning occurs while you are outside the house? Do not stand under a natural lighting rope, और पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, या बहुत लंबा कोई पेड़ हो गया, इसके आजू बाजू में खड़े नहीं रहना है अगर लाइटनिंग हो रहा है, ठीक है। स्टैंड अवे फ्रॉम एनी फाउंटेन अदर देन अ वाटर बॉडी, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ट्रैक्टर्स और अदर मेटल इक्विपमेंट्स लाइक वायर फेंसेस, इन सब मेटल की चीजों से दूर रहना है अगर लाइटनिंग हो रही होगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर अपीयर्स टू बी 24 सेंटीमीटर। तो ये एक प्लेन मिरर है, देखो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया और ये इमेज डिस्टेंस v हो गया, इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 24 सेंटीमीटर। हमको मालूम है कि फॉर अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, तो मतलब ये 12 का हो जाएगा और ये भी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू
12 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या क्या? कार और बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, और उसका एक अलग रीजन है जो आप समझ नहीं पाएंगे। कार, कोई भी इनक्लोज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाती है, वो अभी नहीं समझेंगे आप, 11th 12th में जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी उसका एक डेरिवेशन है। तो कोई भी इनक्लोज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होता है। तो यहाँ पे भले ही बहुत सारे चार्जेस हों, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। आपने कभी ट्रक वगैरह देखा है? बहुत भारी ट्रक वगैरह में एक ऐसा चेन लटकता रहता है, कभी देखा है आपने? हाईवे वगैरह में अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, ये चेन लटकता रहता है ताकि कभी अगर बरसात हुई तो ये चार्जेस जो है तो सीधा ग्राउंड में चले जाए चेन को होते हुए। ठीक है, कार आप सेफ है, उल्टा कार में आप ज्यादा सेफ है। ठीक है, कोई भी फोर व्हीलर के अंदर आप ज्यादा सेफ हैं। ठीक है, आप किसी पेड़ के नीचे या लंबी किसी पोल के आजू बाजू में, या कहीं पे अगर मेटल कोई चीज है उसके आजू बाजू में खड़े होंगे तो आप बहुत अनसेफ है। ठीक है, ड्यूरिंग थंडर एंड लाइटनिंग ये अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई अगर आप कार या बस के अंदर है तो आप सेफ है। ठीक है, वाई यू आर सेफ? बिकॉज इनसाइड एन इनक्लोज बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इतना समझ लीजिए तो काफी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग कैलकुलेशन होता है। So this is something that is beyond your scope of learning as of now. Okay, name the hormone that is released by testes at the onset of puberty. So it is testosterone. Okay, this is basically testosterone in the main hormone. Okay, it produces male secondary sexual characteristics and growth and development of male sex organs. ठीक है, ओके ये डायग्राम दिया हुआ है आपको भाई साहब। तो आपका पहला वाला ये क्या हो जाएगा? सिलियरी मसल। ये आपके भाई साहब ऐसे मसल्स को, ठीक है, तो दिस फर्स्ट वन इज सिलियरी मसल। ये आपका आइरिस, जिसके वजह से, तो सिलियरी मसल क्या करता है भाई साहब? आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों भी। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ लेंस, मतलब ये फोकल लेंथ को इंपैक्ट करता है। ठीक है, लेंस को पतला करेगा या मोटा करेगा एज पर विजन, एज पर रिक्वायरमेंट। आइरिस क्या करता है भाई साहब? कलर ऑफ द आई। बहुत सारे लोगों का भाई साहब ब्लू कलर्ड आई होता है, ब्राउन कलर्ड आई होता है, ये आपके आइरिस की वजह से होता है। लेंस तो हमारे विजन के लिए यूज होगा भाई साहब। ठीक है, कॉर्निया भाई साहब ये लेंस के ऊपर का हिस्सा है, देखो। ठीक है, फोर्थ वाला आपका देखो, दिस इज बेसिकली द कॉर्निया पार्ट। ठीक है, रेटिना, ये यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। रेटिना ये पूरा पार्ट है, देखो ये पूरा पार्ट आपका रेटिना है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रेटिना। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऑप्टिकल नर्व, इमेज फॉर्मेशन हुआ और ये ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, जहां से हम विजन को डिकोड करते हैं, व्हाट हैव वी सीन। ठीक है, okay, a marble is allowed to roll down an inclined plane from a fixed height. At the foot of the inclined plane, it moves on a horizontal surface covered with a silk cloth, covered with a layer of sand, covered with a glass of sheet. तो ये inclined plane है, एक मार्बल को आपने भाई साहब रोल करा दिया है, तो एक एक भाई साहब सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई साहब? सैंड है। ठीक है, सैंड है एट द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, सॉरी एट द फुट। तो यहाँ पे भाई साहब सिल्क क्लॉथ, यहाँ पे भाई साहब सैंड, और दूसरा क्या है भाई साहब? ग्लास शीट, ग्लास शीट। ठीक है, ग्लास शीट। इसमें आपसे पूछा है कि मार्बल अभी से लुढ़क कर एक डिस्टेंस तक मूव करेगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें जाएगा? जिसमें सबसे लीस्ट फ्रिक्शन हो। ठीक है, सो मार्बल विल मूव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सैंड में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। आप खुद ही भाई साहब जब सैंड में चलने की कोशिश करते हैं तो आपका पैर धस जाता है। ठीक है, आप ठोस ग्राउंड में चल रहे होंगे तो आराम से मूव कर सकते हैं, बट इन अ सैंड आपका मूवमेंट जो है तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इट विल एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सैंड उसको ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा, इसलिए इट विल मूव द लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओके। आप लोग बोलते हो कि भाई साहब पेपर बहुत टफ देता हूं मैं, लेकिन अगर आप देखोगे पेपर कहां टफ है, आप अगर पढ़े ही नहीं होगे तो टफ रहेगा। अगर पढ़े नहीं रहोगे तो टफ रहेगा, वरना आपके ये सब बुक्स के क्वेश्चन ही हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है जो आप करते ही नहीं है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये, आप एग्जाम्पलर में जाकर चेक करो, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट आई एम मेकिंग क्वेश्चन ऑन माई ओन। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर रेट हो गया भाई साहब, इलेक्ट्रोस्कोप हो गया भाई साहब। Why is the use of diesel and petrol as fuel in automobiles being replaced by compressed natural gas? Pollution less होता है इसमें। ठीक है, because CNG burns, it produces harmful products in very small amount. It is a clean fuel because it burns without producing smoke. ठीक है, तो pollution की वजह से हम CNG को ले रहे हैं।
नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स कलर टू द आई। तो आपका भाई साहब आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई। ये तो हो गया भाई साहब। ओके, ये वाला भी हो गया है, ये वाला हो गया। ओके, इन केस ऑफ पेन मिनट। चलिए 14, राइट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस भाई साहब इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो डेड लाई कर सकता है। ठीक है, द मोमेंट इट गेट्स अ होस्ट बॉडी इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो एक पेपर की तरह या एक निर्जीव चीज की तरह पड़ा रह सकता है। ठीक है, वायरस आर डेड व्हेन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, they can reproduce only inside of an infected person or host. The moment they get a host body, they will start multiplying. ठीक है, ओके, टेस्टोस्टेरोन तो हो गया भाई साहब ये। ओके, आपका भाई साहब यहाँ पे सवाल है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी आर दिस मच एंड दिस मच। तो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू देखिए यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 किलो जूल्स पर केजी। एक केजी पेट्रोल जलेगा तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, दैट्स कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। सीएनजी का कितना है, 50,000 किलो जूल्स पर केजी। एक केजी सीएन जलेगा तो इतना आपका पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इफ यू हैव अ व्हीकल व्हिच कैन रन ऑन पेट्रोल एज वेल एज सीएनजी, व्हिच वन यू प्रेफर? ऑब्वियसली सीएनजी वैसे आपको ज्यादा पड़ेगा वो, है ना। John and Radha were classmates. When Radha became 11 years old, she developed little swelling on her neck. तो she developed ये swelling on the neck होता है। ठीक है, ये आपके प्यूबर्टी में मेल्स में आता है, फीमेल्स में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही है? ओके, so John and Radha were classmates since childhood. When Radha became 11 years old, almost puberty, she developed a little swelling on her neck. She visited the doctor, who started medication for her. तो ये swelling कोई और रीजन के, थायराइड की किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, क्योंकि फीमेल्स में ये बाहर नहीं आता है, ये प्रोट्रूडिंग नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ मेल्स में होता है। आफ्टर अ फ्यू इयर्स जॉन डेवलप्ड अ स्लाइट प्रोट्रूजन। क्यों? क्योंकि मेल्स में आफ्टर अ फ्यू इयर्स, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट्स एट अ लेटर स्टेज देन फीमेल्स। तो ये जॉन और ये दोनों भी एक ही क्लास में, एक ही उम्र के थे। ठीक है, इसमें कुछ दिनों बाद जब प्यूबर्टी आया तो ही डेवलप्ड अ स्लाइट प्रोट्रूजन। ही गॉट वरीड एंड वेंट टू द डॉक्टर, बट द डॉक्टर assured him that it was a normal फीचर इन बॉयज व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप। ये क्यों है? क्योंकि ये प्यूबर्टी के लक्षण है, एडम्स एपल जिसको अपन बोलते हैं, प्रोट्रूजन। ठीक है, ये राधा में जो स्वेलिंग आया था वो नहीं आना चाहिए लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में प्यूबर्टी में भी ये प्रोट्रूडिंग नहीं होता है। ये एक कंडीशन होती है गॉइटर। ठीक है, इसको गॉइटर बोलते हैं, अ कंडीशन ड्यूरिंग विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ थायरॉक्सिन। तो इसका एक मेडिसिन होता है। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स के मैल फंक्शनिंग की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, हाउएवर protrusion in John's throat, who is a male, would be due to Adam's apple, which is a result of growth of white box in adolescent boys. तो जैसे जैसे लड़के adolescent एज में आते हैं तो उनका भाई साहब ये डेवलप होता है। तुम लोग का हो गया क्या? हो गया तो देकर जा सकते हो गया तो खत्म करो भाई साहब। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सो फीमेल और मेल दोनों में ही अगर ये प्रोट्रूडिंग दिखा जाए तो ये वाला प्रोट्रूडिंग जो मेल्स में हो रहा है, that is because of puberty. However, in females it can be due to some thyroid problems. ठीक है, ओके, ये तो हो गया भाई साहब आपका। How can we prevent the following diseases? Hepatitis A, ठीक है, a disease caused by hepatitis which is basically a virus. Symptoms of disease appears after 2 weeks of infection. Jaundice जिसको हम बोलते हैं, सुना होगा आपने jaundice, पीलिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, prevention includes proper vaccination, drinking boiled water, washing hands before eating etc. हो गया तो जाओ, रफ पेपर चाहिए? अरे बाप, जिनका हो गया वो जा सकते हैं भाई साहब देकर, जल्दी जल्दी जल्दी। और चाहिए क्या? नहीं, जिनका हो गया कंप्लीट करके जा सकते हैं भाई साहब। ओके, व्हेन कोल्ड पीपल यूजुअली कीप अंगेठी, अंगेठी जिसको हम बोलते हैं, या मतलब चूल्हा, जो मूवेबल चूल्हा होता है गांव खेड़े में जो जलाते हैं हम रोटी वोटी सेकने के लिए। बर्निंग कोल इन क्लोज रूम्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू कीप द डोर ओपन? क्यों? क्योंकि अंगेठी जब जलना चालू करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, when coal burns in air it produces carbon dioxide which is non poisonous, इससे कोई दिक्कत नहीं है। but when अंगेठी और coal burns in a closed room the air or oxygen cannot enter the room. यहाँ पे एयर या ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इट विल बेसिकली रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन का प्रोडक्ट क्या है भाई साहब? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि हमारे ब्लड में होता है, हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है, लेकिन ये हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करता है और ऑक्सीजन से ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हमारा ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड को पिकअप करने लगेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। और हमारे सारे ऑर्गन्स, सिस्टम्स को, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, एंड वी विल बी चोक्ड अप टू डेथ, ठीक है। तो इसीलिए अंगीठी वगैरह को जब जलाना चाहिए तो दरवाजे खिड़की खोलकर जलाना चाहिए। ओके, 3 essential requirements to fire. What are the 3 essential requirements to produce fire? Fuel, air, heat to acquire the ignition temperature. Ignition temperature पे आपको जाना पड़ेगा, एयर चाहिए ही चाहिए, एयर इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, एंड फ्यूल कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। दीवार में आग लगाएंगे तो लगेगा क्या? नहीं। पेपर में लगाएंगे तो लगेगा भाई साहब, वुड में लगाएंगे तो लगेगा, बिकॉज दीज आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस। अरे भाई हमारा देखो, कार्बन ऐसा नहीं होता, हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में, जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उतनी ज्यादा है। अगर देखो ये कंपैरिजन करें हम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कौन ज्यादा पिकअप होगा, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिकअप। ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड कौन ज्यादा? कार्बन मोनोऑक्साइड को पिकअप, और थोड़ा नहीं 400 गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है ये? तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमको खतरा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमको खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है हेमोग्लोबिन कंटेन करता है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिकअप करेगा। हाँ, अरे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा भाई साहब? तुम्हारे एयर में पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहां से? ऑक्सीजन लोगे तो आएगा ना, और ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है तुमको? जरूर होगा उस एनवायरमेंट में तुम्हारे। ओके, how are fire extinguishers is responsible for controlling the fire? The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of fuel or both. The most common fire extinguisher is water. Water का एक प्रॉब्लम क्या है? वाटर का एक प्रॉब्लम क्या है कि वाटर भाई साहब, कोई इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटेड अगर कोई फायर होगा तो वाटर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अरे यार, ये स्टेपलर कौन मेरा रोज गायब कर लेता है भाई साहब? स्टेपलर दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं पे? रोज कोई चोर आता है, स्टेपलर लेकर जाता है। हाँ, यहाँ कौन रखता है भाई साहब? ठीक है, तो वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस। लेकिन प्रॉब्लम वाटर में ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वो और आग जोर से लगाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर विल सपोर्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, then carbon dioxide is the best extinguisher. तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हम करते हैं तो उसमें जोर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर को यूज किया है, कभी देखा है यूज करते हुए? ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के नॉब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं, जोर से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, ठीक है। Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, so the fire can be controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी होगा, आप आराम से भाई साहब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे हो गया, आग रुक गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने भाई साहब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगाया, पहली बात तो पानी डालेंगे तो और ज्यादा होगा, और अगर समझ लो बुझ भी गया तो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, है ना। जो भी होगा, मतलब समझ लो हीटर पे आपने पानी डाल दिया, खराब हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वाटर हैज गॉन इन। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो जब गैस जाएगा तो कुछ खराब नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो चारों तरफ है, इससे तो खराब नहीं हो रहा है ना वो, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।